दीपक और दीपक के पिताजी अब घर की ओर निकल लेते हैं और घर जाकर दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं। दीपक की तो अब हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह कुछ बोल भी पाए। दीपक के पिताजी ने कहा, तुमने उस लड़की को कितनी बार देखा है? दीपक ने बताया, पिताजी मैंने तो बस 2 बार ही देखा है। बार बार बोलती है कि वह खेत मेरा है। मैंने उसे बताया कि यह खेत तो मेरा है। गुस्सा हो गई और चली गई। उसके पिता ने कहा, यह खेत हमारा कई वर्षों से है, परंतु इससे पहले यह खेत एक पीर बाबा का था। उसने मुझे यह मुफ्त में दिया था। दीपक बोला, पिताजी वह पीर बाबा अब कहाँ रहते हैं? मुझे ऐसा लगता है उन्हें इस बारे में जरूर पता होगा। दीपक के पिताजी ने कहा, पीर बाबा तो मर चुके हैं, उनके 2 बेटे तो यहीं रहते हैं, पास के गांव में। दीपक को अब पूरी बात का पता लगाना था। दीपक की अब हिम्मत भी नहीं थी कि वह खेत जाकर देखे, तो उसने सोचा क्यों न दूसरे गांव जाकर इस बात का पता लगाया जाए। अब दीपक अगले दिन दूसरे गांव की ओर चल देता है। दीपक ने काफी पूछताछ की। आगे चलकर उसने देखा कि कुछ लोग ताश खेल रहे हैं। उसने पीर बाबा के बारे में पूछना चाहा, परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। आगे जाने पर दीपक को कुछ बच्चे खेलते दिखाई दिए। उसने पूछा, क्या पीर बाबा का गांव यही है? बच्चे डर के भाग गए। अब सभी लोग इसी प्रकार का व्यवहार कर रहे थे। दीपक ने हार नहीं मानी। वह आगे गया और एक बूढ़ी अम्मा से बात की। कहने लगा, अम्मा, पीर बाबा का गांव यही है क्या? अम्मा कुछ समय तक चुप रही और बोली, बेटा तुम यहां क्यों आए हो? दीपक बोला, अम्मा मुझे पीर बाबा से मिलना है। अम्मा ने कहा, बेटा तुम वापस चले जाओ। परंतु दीपक कहां मानने वाला था। उसने बार बार जिद की तो अम्मा ने कहा, मैं तुम्हें बता जरूर दूंगी, परंतु तुम वहां जाना मत। दीपक ने झूठ बोला और कहा, ठीक है, बड़ी मां नहीं जाऊंगा। अम्मा ने बताया कि पीर बाबा एक बड़े ही सिद्ध बाबा थे और वे आत्माओं से नाता रखते थे। उनका ठिकाना उनके खेत में रहता था। कुछ साल पुरानी बात है कि पीर बाबा के पास एक लड़का आया था। लड़के के सिर पर एक लड़की का साया था। बात कुछ ऐसी थी कि दिनों की शादी होने वाली थी, परंतु लड़के ने मना करने पर लड़की ने अपनी हत्या कर ली और लकड़े के साथ रहने लगी। तो लड़का पीर बाबा के पास उसका इलाज लेने आया था। बाबा ने उस लड़की को कैद तो का लिया, परंतु उस लड़की ने बाहर निकलकर बाबा को ही मार डाला। और वो लड़की अब कहां रहती है ये किसी को नहीं पता। बाबा के दोनों बेटों ने उस खेत को बेच दिया। दीपक वहीं सब समझ जाता है और अपने घर जाकर अपने पिता को सब बता देता है। अब दोनों ने कुछ उपाय सोचा और कि क्यों न उसकी आत्मा को शांति दी जाए। उनके उपाय के मुताबिक दीपक खेत में जाकर बैठ जाता है और बोलते बोलते सो जाता है कि दीपक को किसी से शादी करनी है। अब वह लड़की यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है और भागकर खेत में प्रकट हो जाती है। दीपक के मन में उस लड़की के लिए प्रेम सच्चा था। दूसरी तरफ उसके मन में यह विचार था कि यदि इसकी आत्मा को शांति मिल गई तो यह मुझे छोड़कर चली जाएगी। दीपक के पिता यह सब छुपकर देख रहे थे। दीपक की आंख खुली तो वह लड़की वहां खड़ी थी और शादी के प्रस्ताव लिए दीपक को नींद से उठाने आई। कुछ ही समय में देखते देखते वहां सब सजावट हो गई। मंडप सज गया, खाना आ गया। तो उसके कुछ समय बाद दीपक और उस लड़की ने शादी कर ली, परंतु वह लड़की गायब नहीं हुई। दीपक और दीपक के पिताजी अब घबरा गए कि इस आत्मा को अब घर कैसे लेके जाएं। अब वह लड़की घर आ जाती है और पूछती है, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? दीपक उसे बताता है कि वह और उसके पिताजी। नीता ने पिताजी से मिलने की इच्छा जताई तो दीपक के पिता सामने आ जाते हैं, परंतु नीता उन्हें देख न पा रही थी, जबकि दीपक के पिता उन्हें देख पा रहे थे। यह दुविधा तो अब सुलझने वाली नहीं थी। ऐसे ही चलता रहा कुछ दिन। नीता अब इंसानों की तरह रहने लगी थी, परंतु लोग अब दीपक को पागल समझने लगे थे, क्योंकि किसी को भी नीता दिखाई नहीं देती थी और नीता को सब दिखाई देते थे। वह दीपक से सबके बारे में पूछती। दीपक इस ख्याल में खोया रहता कि नीता को अब तब मुक्ति क्यों नहीं मिली, और फिर यह सोचकर खुश भी होता जाता। फिर नीता से उसका प्रेम बढ़ता गया। कुछ महीनों बाद दीपक के घर एक लड़की ने जन्म लिया। लड़की इंसानों की तरह ही थी। सब उसे देख सकते थे। लोगों के सवाल जवाब खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे कि बिना शादी के बच्चा कहां से आया। अब दीपक ने नीता से पूछना चाहा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई थी, परंतु उसे डर था कि कहीं नीता उसे छोड़कर न चली जाए। ऐसे ही कुछ वर्ष निकल गए और उनकी बेटी शादी के योग्य हो गई। दीपक की बेटी का नाम राधा था।
राधा के लिए अब रिश्ते आने शुरू हो गए। सब उसकी न के बारे में पूछते तो दीपक कहता कि वह तो इसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। एक बहुत बड़े अमीर परिवार से राधा का रिश्ता आया, धन्ना सेठ के बेटे पवन का। पवन धन्ना सेठ का पोता था। सेठ का बेटा गुजर चुका था। नीता को सब याद था, परंतु उसने किसी को बताना नहीं चाहा। नीता की शर्त थी कि शादी खेत में ही होगी। सेठ ने दीपक की यह बात मान ली। शादी के दिन शादी के लिए दोनों को तैयार कर मंडप में ले जाया गया। नीता दूर ही खड़ी रही, पास नहीं गई। सारे काम दीपक ने ही किए। अब दीपक नीता को आशीर्वाद देने के लिए बुलाता है तो नीता वहां भी जाती और मंडप से दूरी बना लेती है। उसकी आंखों में अंशु और मन के एक शांति थी। दीपक ने उसे आवाज लगाई तो नीता ने कहा, नहीं, मुझे यही रहना है, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। दीपक ने कहा, नीता तुम्हें कहीं नहीं भेज रहे, आशीर्वाद तो दे दो। नीता को जबरदस्ती दीपक वहां ले गया। जैसे ही नीता ने राधा और पवन के सिर पर हाथ रखा, वह रोने लगी और दीपक से कहा, अपना ख्याल रखना दीपक। और नीता वहां से गायब हो गई। नीता सिर्फ दीपक को दिखाई देती थी। सब लोग हैरान थे कि दीपक किससे बातें कर रहा है और अचानक से उदास क्यों हो गया। दीपक के पिताजी समझ गए कि बात क्या है। सब खुशी खुशी घर चले गए, परंतु सिर्फ दीपक खुश नहीं था। कुछ दिन उसे यही लगा रहा कि नीता शायद वापस आएगी। एक दिन सपने में उसे नीता दिखाई दी। उन दोनों का प्रेम बहुत ज्यादा था, इसलिए नीता को उसके सपने तक आना पड़ा। नीता ने बताया कि जिस लड़के से वह प्रेम करती थी, पवन उसी का बेटा है, और जब मेरी खुद की बेटी की शादी उसके बेटे से हुई तो मेरी आत्मा को तृप्ति मिल गई। इसीलिए अब मैं वापस नहीं आ सकती, परंतु मैं तुम्हें सपने में मिलने आ सकती हूँ। उसके बाद जो हुआ वो सब देखते रह गए। नीता ने अपनी शक्तियों से अपने असली रूप में आकर सबको अलविदा कहा। राधा अपनी मां को देखकर रोने लगी। नीता ने राधा और पवन को आशीर्वाद दिया और वहां से चली गई। अब मोहन और नीता सपने में मिलते थे। यह कहानी यहीं समाप्त होती है और इससे हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम कभी भी सीमा का मोहताज नहीं होता। हर समस्या का हल प्रेम ही होता है।